नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में 5 पेड़ लगाने पर हर महीने मिलेगी 25 यूनिट बिजली मुफ्त। जाने कैसे मिलेगा योजना का लाभ। झारखंड में पेड़ लगाओ बिजली बिल में छूट पाओ की योजना शुरू हो गई है। इसके तहत फरवरी महीने तक लोग नगर निकायों के दफ्तर में आवेदन कर सकेंगे। ये योजना सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए है, जिसमें पौधा लगाने वालों को प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह लाभ अधिकतम 5 पेड़ के लिए मिलेगा, यानी एक उपभोक्ता 5 पेड़ के एवज में 25 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे उन्हें प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति दे दी है। यह लाभ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का यह लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। झारखंड की लुगुबुरु पहाड़ी पर 23वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जुटे देश विदेश के लाखों संताली आदिवासी। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया के पास स्थित लुगुबुरु पहाड़ी पर आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन में रविवार सोमवार तक 3 लाख से ज्यादा लोग उमड़ पड़े। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आए लाखों संताली ने लुगुबुरु, घंटा बाड़ी, धोरमगाड़ में माथा टेका। सोमवार को धर्म सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह स्थल संताली आदिवासियों का धार्मिक धरोहर है, जिसका संरक्षण हर हाल में किया जाएगा। लुगु पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लुगु पहाड़ हाइडल पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से हमारी धरोहर को खतरा है, इसलिए जब तक वह है यहाँ किसी हाल में यह प्रोजेक्ट नहीं स्थापित होने दिया जाएगा। आदिवासी धर्म स्थल से छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, सीएम सोरेन का ऐलान, बताया क्यों है जरूरी। बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगुबुरु, घंटा बाड़ी, धोरमगाड़, ललपनिया में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी धर्म स्थल से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। जब तक मैं हूं, किसी भी परिस्थिति में आदिवासी संतालियों के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर डीबीसी द्वारा प्रस्तावित लुगु पहाड़ हाइडल पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को स्थापित नहीं होने देंगे। सीएम लुगुबुरु में 2 दिनी राजकीय महोत्सव सह 23वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन के अंतिम दिन सोहराय कुनामी कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य पूजा में भाग लेने के दौरान संबोधित कर रहे थे। बता दें कि सीएम ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। इसके बाद चाई चंपा पार्क में लुगु बाबा और लुगु आयु की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि लुगुबुरु आदिवासी काल से ही पूर्वजों द्वारा संचालित होता आ रहा है। समय के हिसाब से जिस प्रकार समाज जागरूक हो रहा है, उसी तरह आदिवासी सरना धर्म को भी आगे बढ़ना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में 30 नवंबर को शामिल होंगे सोशल साइंटिस्ट सुभाषिश चक्रवर्ती। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा के सुभाषिश चक्रवर्ती 30 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे यूएन इम्पैक्ट समिट में बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। वे सम्मेलन में सामाजिक विकास तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रतिनिधियों के कार्यों का अवलोकन और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं प्रभावशाली लोगों के प्रयास पर प्रकाश डालता है, जो सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में दुनिया भर से राजनीतिक राजदूत, उद्यमियों, रचनाकारों सहित चुने हुए प्रभावशाली युवाओं को एक साथ लाता है। पलामू में पधारेंगे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, क्या बोली मेदिनीनगर की पहली मेयर अरुणा शंकर। हनुमत कथा आयोजित समिति के संयोजक मेदिनीनगर के प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने 10, 11, 12 दिसंबर को होने वाले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर डीसी के आदेश को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि मेदिनीनगर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी विभागों की अनुशंसा एवं समीक्षा के बाद 2 दिन पूर्व आदेश जारी किया था, लेकिन पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने उसे स्थगित कर दिया। ये बेहद दुखद है। जल्द ही वे नया कथा स्थल पर प्रस्ताव जिला प्रशासन को देंगे, ताकि पलामू की धरती पर बागेश्वर सरकार पधार सके। बता दें कि 30 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है। झारखंड में अभी से शुरू हुई 2024 की जंग, बीजेपी और इंडिया की 14 सीटों पर नजर, किसे मिलेगी जीत। झारखंड में लोकसभा के 14 सीटों पर चुनावी मुकाबला रोमांचक होगा। देश में भाजपा के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में शामिल दल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के दौरान झारखंड की सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 2024 के चुनाव में पहले स्थान पर आने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। दूसरी ओर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को शीर्ष पर कायम रहने के लिए अवैध चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। सियासी जंग के मैदान में दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभाओं में आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का आह्वान कर रही हैं, जबकि भाजपा भी 12 की बजाय सभी 14 सीटों पर जीत के लिए अपने गठबंधन को सशक्त बनाने में जुट गई है।
नक्सलियों के अड्डों पर सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर कमांडो का धावा, कई बंकरों को तबाह कर आईईडी भी किया डिफ्यूज। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी के 3 बंकर और एक ठिकाने को ध्वस्त करने के साथ ही एक इम्प्रोवाइज एक्सक्लूसिव डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा, झारखंड, जगुआर और जिला पुलिस के सुरक्षा कर्मियों ने शनिवार से टोटो और गोइलकेरा के नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान शुरू किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के बयान के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम निरोधक दस्ते ने 5 किलो के आईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों ने तलाई बेरा और राजाबासा के जंगलों में नक्सलियों के 3 बंकर और एक ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। देवघर में 5000 क्विंटल गेहूं के बीज की डिमांड, अब तक मिला सिर्फ 10%। कृषि विभाग से किसानों को 50% अनुदान पर दिए जाने वाला गेहूं का बीज देवघर में लक्ष्य के अनुसार नहीं मिल पाया है। गेहूं का बीज आपूर्ति करने वाली सरकार एजेंसी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ने बीज की अनुपलब्धता का हवाला देकर बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया है। कृषि विभाग ने 3 माह पहले ही एनएससी को देवघर में गेहूं की खेती की आवश्यकता के अनुसार 5000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराने की डिमांड की थी। एनएससी ने शुरुआत में 1000 क्विंटल बीज आवंटन करने की स्वीकृति दी थी, लेकिन 10 दिन पहले मात्र 500 क्विंटल ही बीज देवघर को दिया गया। शेष बीज एनएससी ने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण देवघर के किसान गेहूं का बीज प्राप्त करने से वंचित हो रही हैं। 500 क्विंटल में 250 क्विंटल बीज बाबा स्वावलंबी समिति सोनाराय टाढ़ी को तथा मधुपुर के लाइसेंसी अधिकृत विक्रेता को 250 क्विंटल बीज दिया गया। इन दोनों अधिकृत विक्रेता से लाइसेंस बीज दुकानदार व पैक्स ड्राफ्ट के जरिए खुदरा बीज का उठाव कर रही हैं, लेकिन मात्र 500 क्विंटल बीज से पूरे देवघर जिले में गेहूं की खेती नहीं हो पाएगी। किसानों को बाजार से महंगी दरों पर गेहूं की बीज खरीदना पड़ रहा है। यह झारखंड में बढ़ेगी बिजली की दर, दिसंबर से शुरू होगी जन सुनवाई प्रक्रिया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई प्रक्रिया आरंभ करेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह यह प्रक्रिया आरंभ होगी। गौरतलब है कि इस टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.30 रुपए प्रति यूनिट है, जिसे बढ़ाकर अब 8.60 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर 7.60 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। बता दें कि गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने जून 2023 से जेबीवीएनएल की नई टैरिफ की घोषणा की थी। यह टैरिफ वर्ष 2021-22 के लिए थी। अब सीधे 2023-24 के लिए टैरिफ पर जन सुनवाई होगी, जिसे जनवरी तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है। इधर 30 नवंबर तक जेबीवीएनएल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी नए टैरिफ का पिटीशन दाखिल करेगा। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि जन सुनवाई की तिथि अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। रामगढ़ छेड़खानी मामला, 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर आरोपी, रास्ते में रोककर मारपीट का भी आरोप। सांडी स्थित आरबी हाई स्कूल में छात्रों के साथ हुई मारपीट के आरोपी 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दिए गए 24 घंटे अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। इधर पुलिस के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार रेड की जा रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर गली मोहल्ले में सर्च अभियान चला रही है। बता दें कि घटना शुक्रवार की है, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की थी। इस मामले में 10 नामजद समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नक्सलियों के हिट लिस्ट में आए एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, गृह मंत्रालय के आदेश पर मिली सुरक्षा। नक्सलियों के हिट लिस्ट में आने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री और हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की सुरक्षा दे दी गई है। उनकी सुरक्षा केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के बाद बढ़ाई गई है। बता दें कि विधायक सिंह और उनके परिजन नक्सलियों के हिट लिस्ट में है। सुरक्षा प्रदान करने से पहले गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की उच्च स्तरीय टीम ने पलामू जाकर समीक्षा की थी। टीम के सदस्यों ने पलामू जिला प्रशासन से विमर्श भी किया था। बता दें कि वर्तमान में सीआरपीएफ का सुरक्षा पाने वाले कमलेश सिंह राज्य के दूसरे नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सुरक्षा में भी सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात है। ज्ञात है कि कमलेश सिंह ने हाल ही में एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार गुट का समर्थन किया है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के विधायक की शिकायत पर स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल का मामला चल रहा है। पिछले दिनों उन्होंने राज्य की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन भी वापस लेने की घोषणा की। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।